तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजी टेट 2017 के सेकंड पेपर में आए हुए पेडागोजी के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। तो विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक होता है कक्षा शिक्षक। हमारा ए जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। तो बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित प्रमुख कारक क्या होता है, सतत मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के हम वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं, उसके अधिगम में क्या कमियां आ रही हैं, किस प्रकार की कमियां आ रही हैं उसको हम जान सकते हैं और उसके हिसाब से उसको दूर कर सकते हैं। तो शाला में सबसे संबंधित प्रमुख कारक है बच्चों का सतत मूल्यांकन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक के लिए निम्न विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, शिक्षा में सुधार के लिए, ये तो राइट आंसर है। सामूहिक शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है ताकि वो शिक्षा में सुधार कर सके। कक्षा के सभी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं, सभी में अपनी अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। एक कक्षा में बहुत सारी विविधता होती है, तो उन बच्चों की विविधता को देखते हुए बच्चे को शिक्षण योजना बनाना पड़ता है। और जब शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विविधता को जानेंगे तभी वो उनके हिसाब से, उनके रुचि के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधियों को प्राप्त कर सकता है। तो इससे क्या होगा, शिक्षा में सुधार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस जोड़ी का सही संबंध नहीं है। फ्रोबेल खेल खेल में, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल का संबंध किससे है, तो इन्होंने एक किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार किया था। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के प्रणेता माने जाते हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल, जिसमें किंडर का मतलब होता है किंडर का मतलब होता है बच्चे और गार्डन का मतलब होता है बगीचा। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल। इन्होंने क्या किया था, फ्रोबेल ने एक शैक्षिक क्या बनाए थे, शैक्षिक उपकरण बनाए थे। इसीलिए उसे फ्रोबेल का संबंध है खेल खेल में। खेल के माध्यम से वो बच्चों को सिखाना चाहते थे। मारिया मॉन्टेसरी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग सोच से संबंधित है। तो ये बी ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। हेलन केलर, यह एक क्या से एनी सुलीवन की सहायक के रूप में यह काम कर रही थी, उसकी स्टूडेंट भी रही थी। और ये क्या है, दृश्य हानि और श्रव्य हानि से प्रभावित थी हेलन केलर। तो ये भी सही आंसर है। गांधी जी प्रदूषित हाथ, ये बिल्कुल ही गलत है, तो संबंधित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपान फिजिकल एज, एक्चुअल एज इंटू होता है 100। तो मेंटल एज यहाँ दिया है 15, शारीरिक आयु है 12, और इसको कर दो 100 के साथ गुणा। अब इसको सॉल्व करो, तो 4 दिया 12 और ये हो जाएगा 25 बार में और ये 5 बार में। तो कितना आ रहा है, 125 आ रहा है IQ। तो IQ होगा 125। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित होता है। तो सीखने वाला भी मूल्यांकन में सीखने वाला, पाठ्यक्रम और शिक्षण के उद्देश्य, ये तीनों ही चीज़ें सम्मिलित होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन, व्याख्यान का आयोजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। जब आप एक शिक्षक रहते हैं तो स्टूडेंट आपको ऑब्जर्व करते हैं और आप जैसा करते हैं बच्चे भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा होगा जब टीचर स्वयं आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा, तो वो विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास जो है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए टीचर को स्वयं आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होगा, न कि व्याख्यान देखे या कहानी सुना के भी हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते बच्चों के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। एक विद्वान है तो उसको तो अपने विषय को तैयार करना भी होगा और कक्षा में जाना भी होगा, तो ऑप्शन ए गलत।
अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें, ये भी गलत है। टीचर कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, वो जो पढ़ाना चाहते हैं उसको तैयार करके ही जाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व की तैयारी आवश्यक है। तो ये हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है, इसीलिए लेसन प्लान भी बनाया जाता है। अध्यापक चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसे कक्षा में जाने से पूर्व अपने जो विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके जाना ही चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशित शिक्षा में किस से क्या अभिप्राय है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा गलत। केवल SC/ST के लिए समावेशित शिक्षा को लागू किया गया है, ऐसा नहीं है। अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, ये बहुत ही सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा में हर वर्ग के बच्चों को, चाहे वह सामान्य हो या अपंग हो या प्रतिभाशाली हो, सबको एक साथ एक जगह में बैठा के शिक्षा देने के बाद जो है समावेशी शिक्षा में किया जाता है, ताकि न तो सामाजिक गैप बने रहे और न ही बौद्धिक या कुछ और प्रकार का गैप जो है बच्चों के बीच में हो। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। तो अधिगम विकलांग बच्चे क्या होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, इसको सीखने में जो है कठिनाई होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस आर मोस्टली क्या है, अंडर अचीवर्स। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। प्रभावी इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो हमें क्या करना है, जो लर्निंग टास्क है वो कैसा होना चाहिए। पुरस्कार रुचिकर, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, अधिगमकर्ता के परिपक्वता स्तर से कम। तो जो लर्नर है उसके मैच्योरिटी लेवल के अनुरूप जो है हमारा लर्निंग टास्क होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यदि हम कक्षा 1 के छात्र को कक्षा 2 का ही मटेरियल पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा क्या, वो लर्निंग कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो अधिगमकर्ता के लेवल का ही हमें मटेरियल्स का इस्तेमाल करना होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न क्या है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य है। उपरोक्त कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये है रूसो साहब का कथन है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, रूसो। क्वेश्चन क्या है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। तो प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता क्या है, प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। तो यही जो है उसकी नकारात्मक विशेषता है। कॉन्सेंट्रेशन में और ईगरनेस में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, अधीर रहते हैं वो लोग और ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है। तो निदानात्मक परीक्षण से, डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम लर्निंग संबंधी जो डिफिकल्टी है, जो कमियां हैं उसका निर्धारण कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज करने से पहले डायग्नोस करता है कि किस प्रकार का बीमारी है और बीमारी के आधार पर उसका इलाज करता है, वैसे ही लर्निंग में भी डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है और बच्चे की कठिनाई और कमी के हिसाब से उसको सिखाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। तो हावर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया और उन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया गया। ठीक है, तो 8 प्रकार के बुद्धि में भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि शामिल है, लेकिन विश्लेषण बुद्धि शामिल नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। तो बच्चे जिनकी मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंदित बालक बोलते हैं, मंद बालक। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। तो उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल के विकास करने में क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो खोज, उपगम, इंक्वायरी लर्निंग जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल और डेवलप करने में किसका योगदान ज़्यादा होता है, इंक्वायरी लर्निंग का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, खोज, उपगम। अगला प्रश्न क्या है, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो बच्चों को समझाकर अपनी पाठ योजना के उद्देश्यों को पूरा करें। एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाएं। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें।
बच्चों को अनुशासन सिखाए। तो अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता हुआ पाता है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बच्चे को उनकी रुचि के अनुसार खेलने में मदद करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हमें बच्चे को वही काम कराना है ताकि उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। हमें किसी भी प्रकार अपने तरफ से किसी भी चीज़ को उसमें लादना नहीं है, थोपना नहीं है, ठीक है। तो बच्चे के रुचि के अनुसार उसको हम खेलने देंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है। आर्किमिडीज जो है कुछ समस्या का हल खोज रहे थे, लेकिन जब वो टब में स्नान कर रहे थे तभी उनका जो समस्या था उसका निदान मिलता है। इसको बोला जाता है प्रदीपन, इल्यूमिनेशन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है, इल्यूमिनेशन, ऑप्शन सी प्रदीपन। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है। द रिवार्ड्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेस टू लर्निंग। तो यह व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक्स, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। तो बालक जो है इमिटेशन अर्थात अनुकरण के द्वारा नवीन शब्दों को सीखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, इमिटेशन। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जब ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है तो एक चयनित जो स्पेशल विषय वस्तु है उसी का अध्ययन करते हैं ताकि हमें सफलता हासिल हो सके। तो चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी क्या है, शारीरिक विकास के क्षेत्र से संबंधित है। तो उपरोक्त डी हमारा, उपरोक्त सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्या है, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्ड एज क्रिएटिविटी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या है, शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता क्या है, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी। तो शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता में आ जाएगा उपरोक्त सभी। ये क्या है, बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं, यह कथन दिया। तो यह कथन किसका है, तो ये कथन पियाजे का है, जिन्होंने क्या दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज 11 से ऊपर की आयु। तो इसका आंसर होगा पियाजे। पियाजे जो है बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी मानते हैं। पावलाव क्या दिए हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलाव जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है, और स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पियाजे। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम का परिणाम है। अधिगम का क्या परिणाम है, रूपांतरण एवं विकास, मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अधिगम का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या प्रश्न है, किसने कहा, ये कथन किसका है। अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को क्या बोलते हैं, प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, गैरिसन एवं अन्य का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। द बेस्ट वे टू मोटिवेट ए चाइल्ड टू लर्न इज क्या है,
उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना सही नहीं है, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। उसे सफलता या अथवा दंड के द्वारा डराना, ये तो कर ही नहीं सकते। प्रशंसा के द्वारा लुभाना, और ये भी चाटुकारिता नहीं कर सकते। तो भी इसका राइट आंसर होगा। बच्चा जो भी पूर्व में जानता है उसके नॉलेज को मोटिवेट करके प्रेरकों को सही दिशा में ले जाके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, सीखने के लिए। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ फॉस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट इज। तो विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका पोषण करने का मुख्य तरीका क्या है। विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए अवास्तविक है, दोनों ही गलत है। औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण करना, टू प्रोवाइड देम विथ फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक, तो ये बिल्कुल ही सही है। बच्चे को हम ऐसी समस्याएं देंगे जिसमें वो सोचने को मजबूर हो जाए, कुछ नया सोचे, तभी वो समस्या समाधान योग्यता का, उसका जो समस्या समाधान का जो योग्यता है उसको और हम आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो औपचारिक तर्कण तकनीक का प्रशिक्षण देना इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे पूरे 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ इन 30 प्रश्नों को देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, और सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद।